तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब उनकी नौकरी रेलवे विभाग में लोको पायलट के तौर पर हुई और फिर कुछ ही सालों में मेरी अथक परिश्रम और प्रयास को देखते हुए मेरा प्रमोशन हो गया था। अब मेरे अंदर काफ़ी रेलवे कर्मचारी काम कर रहे थे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एक ऐसे ही रात मैं लोको पायलट रुपेश और अन्य 2 सहकर्मियों के साथ हावड़ा जंक्शन से टाटा नगर के लिए रवाना हुए तो ट्रेन अपनी अधिकतम रफ्तार पर थी और आगे के सभी सिग्नल भी ग्रीन मिल रहे थे। पर जल्दी ही हमारी दौड़ती हुई ट्रेन को रुकना पड़ा रेड सिग्नल के चलते, जो कि हमें घसीट जंक्शन पर मिला था। फिर कुछ देर के इंतजार के बाद हमें ग्रीन सिग्नल के साथ चलने की इजाज़त मिल गई। नियमानुसार लोकोमोटिव हैंडल कर रहे रुपेश ने चलने से पूर्व 3 बार ट्रेन की हॉर्न दी ताकि ट्रैक खाली हो जाए और ट्रेन बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ सके। रुपेश के 3 बार हॉर्न देने के बाद जब रुपेश लोकोमोटिव की खिड़की से बाहर की तरफ अपना सिर निकालते हुए बोला, अरे भाई आगे से हटो, मरना है क्या आपको ट्रेन के नीचे आकर? तो मैं बड़ी हैरत के साथ ये देखने लगा कि आखिर रुपेश किस पर इतना गर्म हो रहा है, जबकि सामने ट्रैक पर तो कोई भी नहीं है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि रुपेश एकदम से लोकोमोटिव से उतरकर पटरियों की तरफ चल पड़ा। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं रुका। वो गुस्से में दनाता हुआ पटरियों पर चिल्लाते हुए चलता जा रहा था, जिस वजह से मुझे रुपेश को रोकने के लिए लोकोमोटिव से उतरना पड़ा। फिर लोकोमोटिव से उतरते ही मैं रुपेश के पीछे पीछे उसे आवाज़ देते हुए चलने लगा, पर रुपेश कुछ ज़्यादा ही तेज तेज चल रहा था, जिस वजह से वो मेरे से काफ़ी दूर निकल गया था। मैं भी उसे पकड़ने के चक्कर में तेज तेज चलने लगा। फिर वहीं रुपेश को चीखते चिल्लाते देख मुझे ऐसा लग रहा था कि रुपेश को कोई तो दिखाई दे रहा है, जो मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 100 मीटर के बाद रुपेश एकदम से रुका और वहीं पर पटरियों के बीच बैठ गया। मैं भी अगले 2-3 मिनट में हांफते हुए उसके करीब पहुंच गया और उसके पीछे खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए बोला, देखा यहाँ कोई भी नहीं है, चलो वापस चलो, हमें निकलना है यार अभी। मैंने इतना कहा ही था कि तभी रुपेश एक झटके से मेरी ओर पलटा और पटरियों पर पड़ी एक बजरी खींचकर मेरी तरफ मारी, जो सीधे मेरे सिर में आकर लगी। बजरी की चोट इतनी तेज थी कि मेरे सिर से उसी वक्त खून निकलने लगा। मैं अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़े वहीं पर बैठ गया। फिर जब मैंने रुपेश पर चिल्लाते हुए कहा, यार तुम होश में तो हो, ये क्या किया तुमने? तो मैंने देखा कि रुपेश का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है और उसकी आंख काफ़ी अंदर की तरफ धसी हुई है। साथ ही रुपेश बड़े ही गुस्से में लग रहा था और किसी जानवर की तरह घुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़े जा रहा था। तभी मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और मैं अगले कुछ सेकंड में बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं पटरियों पर ही औंधे मुंह पड़ा हुआ था। मेरे आसपास काफ़ी खून फैला हुआ था। फिर जब मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे काफ़ी चोट लगी है। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। फिर जब मैं किसी तरह उठकर बैठा तो मैंने पाया कि अब ट्रेन वहाँ पर नहीं है। फिर तभी मैंने आसपास गौर से देखा तो पाया कि मैं स्टेशन से काफ़ी दूर हूँ। उस वक्त मैं उस हालत में नहीं था कि मैं चलकर वापस जा पाता। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ये सोचकर कि शायद मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ कोई मेरी मदद के लिए पहुँच जाए। मैंने अभी चिल्लाना शुरू किया ही था कि तभी मेरी नज़र पटरियों पर बैठे 3 लोगों पर पड़ी, जो कि अपना सिर नीचे की तरफ झुकाए बैठे थे। हैरान की बात तो ये थी कि वो तीनों मुझसे महज 3-4 कदमों की दूरी पर थे और मुझे पता ही नहीं चला। शायद मेरा डर मुझ पर इतना हावी हो चुका था कि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। मैं दर्द से कराते हुए उन 3 लोगों को आवाज़ देते हुए बोला, अरे भैया मेरी मदद कर दीजिए जरा, बहुत चोट आई है। मेरे इतना कहते ही उन तीनों ने एक साथ अपना चेहरा ऊपर उठाया और फिर जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो पता चला कि असली मुसीबत तो अब टूटने वाली है मेरे ऊपर। दरअसल उन तीनों के चेहरे बिल्कुल सपाट थे
जिनके अंदर 2 सुराग थे। मैं उनके चेहरों को देखते ही एक बार फिर जोरों से चीखने लगा था। तो वहीं वो तीनों अब खड़े हो चुके थे और आहिस्ते आहिस्ते मेरी ही तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच मैंने ये भी नोटिस किया कि पटरियों के साथ साथ वहां पर बिछी बजरियां भी थरथराने लगी हैं। मैं किसी तरह अपनी पूरी जान लगाते हुए उठा और वहां से भागा। कुछ आगे आते ही मेरा दिमाग एक पल के लिए चकराने लगा और मैं वहीं गिर पड़ा। गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंखों के आगे से अंधेरा छटा तो मैं स्टेशन मास्टर के रूम में था और मेरे बाकी के सहकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, मगर रूपेश वहां पर मौजूद नहीं था। फिर जब स्टेशन मास्टर ने मुझको बताया कि रूपेश अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर जब मैंने इस हादसे के बारे में तफसील से पूछताछ की तो पता चला कि स्टेशन के आगे का रेलवे ट्रैक हॉन्टेड है, जहां पर काफ़ी दुर्घटनाएं घटी हैं और आज भी दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं और बेमौत मरने वालों की आत्माएं वहीं भटकती रहती हैं। वो ऐसे भूत हैं जिनके चेहरे नहीं होते। स्टेशन मास्टर की सूझबूझ के चलते उस रात मेरी जान बच गई, मगर रूपेश की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, मैं आज भी जब उस जगह से गुजरता हूँ तो पता नहीं क्यों रूपेश मुझे उन पटरियों पर आज भी वैसे ही भागता हुआ नजर आता है जैसा कि उस रात भाग रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।